हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटी हड़प्पा का। ये पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन करा था और उस इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने देखा था कि ये सभ्यता शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है। साथ ही साथ वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे जो फर्स्टली क्या किए गए थे, डिस्कवर किए गए थे, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सी वो इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ठीक है, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसके ऊपर सर्वे कमेटी बैठाई गई थी, जिसके बिहाफ पे इस सिविलाइजेशन की क्या हुई थी, सर्वे करा गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये तो फर्स्ट पार्ट में था, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है दोस्तों आपका सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज है, ठीक है। और सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज में हम देखेंगे कि उनका निजी जीवन कैसा था और उनका एग्रीकल्चर लाइफ कैसा था और वो कौन कौन से एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम उनके पैस्टोरल एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, उनका एग्रीकल्चर लाइफ कैसा था, ठीक है। और किस तरह की बिलीव एक्शंस में वो क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम करेंगे, वो है आपका सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। अगर हम सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज में अगर बात करें तो आम तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यानी जनरली ऑफ दिस पीपल, यानी पीपल ऑफ हड़प्पा, आम तौर पे किसके ऊपर डिपेंड करते थे दोस्तों, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर वो आमतौर पे किसके क्या करते थे, डिपेंड करते थे, जिसमें आपका फिश भी इंक्लूडेड माना गया। यानी ऐसे कुछ हमें एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि आमतौर पे जो उनका जो निजी जीवन था वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करते थे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते थे, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते थे, और उसमें फिश भी एक पार्ट माना गया है, ठीक है। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि इससे जुड़े हमें कुछ खास एविडेंस मिले हैं। जैसे वुडन प्लग हमें मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम वुडन प्लग की बात करें तो ये हमें कालीबंगन जो शहर है वहाँ पे हमें इसका एविडेंस मिला हुआ है। साथ ही साथ कुछ हमें स्टोन सिकल्स के भी एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। अभी वुडन प्लग का है, देखिए वुडन प्लग आमतौर पे अक्सर आपने मतलब गांव वगैरह में देखा होगा किसानों को, ठीक है, वो इस तरह का मतलब क्या करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे कि खेत वगैरह जो जोते। आज के समय तो वैसे ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, बट पहले अगर हम 90s के समय में भी देखें तो आमतौर पे इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। इससे जुड़ी कुछ हमें कई तरह के खास एविडेंस मिले हैं इस सिविलाइजेशन में। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस एग्रीकल्चर में यानी हार्वेस्टिंग के लिए वो किस तरह के जानवर का इस्तेमाल करते थे, तो ये ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे, यानी खेत वगैरह को जोतने के लिए ऑक्सन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे तो जाहिर सी बात है कई तरह की फसल वगैरह भी करते थे, क्रॉप्स वगैरह की भी पैदावार करते थे। तो कुछ कैसे एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्रॉप्स के एविडेंस मिले हैं जो कि उस समय में इस सभ्यता के लोग क्या करते थे, इनकी फसल करते थे और इसका वो इस्तेमाल करते थे। उनमें में से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे वीट, बार्ले, कॉटन, मिलेट्स, मस्टर्ड, सरसों वगैरह, ठीक है। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो ये हमें गुजरात वाले क्षेत्र में इसका एविडेंस मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम राइस हस्क की बात करें, राइस हस्क क्या होता है दोस्तों, जैसे जो चावल के ऊपर का जो लेयर होता है, इट मीन्स फाइनल प्रोसेस चावल का होने से पहले जो उसके ऊपर जो जिसको हम आम भाषा में धान भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं, राइस हस्क कहते हैं। इसका जो एविडेंस हमें मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों, लोथल और रंगपुर जो शहर जो डिस्कवर हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे हमें इसका एविडेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो इस सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते थे या फिर हमें सर्वे के दौरान इससे जुड़ी हुई एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है, पूरे विश्व में अगर हम नोट करें तो फर्स्ट टाइम अगर कॉटन का इस्तेमाल, अगर कॉटन का जो यूज़ था, अगर फर्स्ट टाइम किसी सभ्यता में या सिविलाइजेशन में यूज़ किया गया था तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भी कौन से शहर में दोस्तों, हड़प्पा, माफ़ करना, मोहनजोदारो सिटी में इसके हमें एविडेंस देखने को मिले। यानी
पूरे विश्व में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम कॉटन वाज कल्टिवेटेड बाय द पीपल ऑफ मोहनजोदारो। इट मीन्स पूरे विश्व में अगर कॉटन के एविडेंस सबसे पहले या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम अगर इसका एविडेंस कहीं मिला है तो वो कहाँ पे मिला है, इस सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हड़प्पा में इसका हमें माफ़ कीजिए मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में इसका हमें एविडेंस देखने को मिला है। अच्छा, सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पे ये है कि शुगर कैन का किसी तरह का एविडेंस हमें इस सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स इंडस पीपल जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग थे, वहाँ पे किसी तरह का हमें शुगर कैन से रिलेटेड किसी तरह का एविडेंस नहीं मिलता है। हाँ, ये ज़रूर मानना होगा कि जो फर्स्ट टाइम अगर कॉटन का इस्तेमाल अगर किसी सिविलाइजेशन में हुआ था तो वो कौन सा सिविलाइजेशन था बच्चे, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ हमें कुछ कैनाल के एविडेंस में मिले हैं। ठीक है, कैनाल एविडेंस ये सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि भाई अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते थे तो जाहिर सी बात है सिंचाई वगैरह के लिए और पानी वगैरह की ज़रूरत के लिए, ठीक है, तो वो कैनाल्स वगैरह भी बनाते होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इंडस बड़ी रिवर भी पाई गई वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है नहर कैनाल वगैरह का तो इस्तेमाल वो लोग करते ही होंगे और हमें इससे जुड़े एविडेंस भी काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं। और आम तौर पे वो वेल्स का भी इस्तेमाल करते थे अपने इरिगेशन के लिए, यानी सिंचाई वगैरह के लिए कुएं वगैरह का भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम कुछ हमें एविडेंस ऐसे भी मिले हुए हैं। ठीक है, एविडेंस से ये भी पता चलता है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन पैस्चुरल एक्टिविटीज़, तो वो पैस्चुरल एक्टिविटीज़ में भी क्या करते थे, बिलीव करते थे। पैस्चुरल एक्टिविटीज़ का मतलब है यहाँ पे दोस्तों पशुपालन करना। जैसे आज के समय में आप देखते होंगे एनिमल हस्बेंड्री बहुत लोग करते हैं, गाय भैंस वगैरह पालते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज़ या इस तरह के भी एविडेंस हमें देखने को मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पैस्चुरल एक्टिविटीज़ में भी क्या करते थे, बिलीव करते थे। तो अब जब ये पैस्चुरल एक्टिविटीज़ का मतलब एक्टिविटीज़ में बिलीव करते तो जाहिर सी बात है किस तरह के जानवर ये मतलब पालते थे या इनके आसपास जो पाए गए हैं। ठीक है, तो उनमें दोस्तों शामिल है आपका मतलब सिप, भेड़ वगैरह, हम्प्ड बुल मतलब दो तरह के बैल होते हैं, कई बार आपने अपने निजी जीवन में देखा होगा। एक होता है कि नॉर्मल बैल होते हैं जो आपने अक्सर समाज में देखा, और एक होते हैं कुछ बैल होते हैं जिनके मतलब गर्दन पे थोड़ी सी ऊंचा पोर्शन होता है। जैसे कि कोई ये मतलब बैल मान लीजिए कोई है, ठीक है, तो कुछ बैल के ऊपर इस तरह का जो मतलब साइन या फिर उछला हिस्सा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हम्प्ड बुल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी मतलब स्कल्पचर्स मिले हुए हैं हम्प्ड बुल के। ठीक है, बकरी मिली है, बकरी के स्कल्पचर्स मिले, हड्डियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, पिग है, डॉग है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न हॉर्स, इट मीन्स एक सींग वाला घोड़ा मिला हुआ है। ठीक है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक सींग वाला घोड़ा, क्योंकि आमतौर पे हम कहानियों में या फिर मतलब मैथोलॉजीज एक्टिविटीज़ में अक्सर एक सींग वाले घोड़े के बारे में सुनते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिले हुए, कुछ ऐसी हड्डियां मिली हुई हैं जो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि एक सींग वाले जो घोड़े हैं उस समय में पाए जाते होंगे। आपने वो फिल्म भी देखा होगा मोहनजोदारो फिल्म में, ऋतिक रोशन की जो फिल्म आई थी, तो लास्ट में एक सींग वाला घोड़ा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये तो चलो एक बॉलीवुड वालों ने अपने हिसाब से दिखा दिया। ठीक है, बट इसके जो एविडेंस है एक सींग वाले घोड़े के हमें इस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ नॉर्मल घोड़े भी पाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानवर हैं जो कि पैस्चुरल एक्टिविटीज़ का एक पार्ट था उस समय के लोगों का। ठीक है, और अगर हम बात करें एक सींग वाले घोड़े की, ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब पूजा जाने वाला जानवर भी माना जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको स्टार बना के लिख दिया। कई बार पेपर में या फिर वाइवा में मैडम आपसे पूछ लेती है कि मोस्ट वर्शिप एनिमल्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे वन हॉर्न यूनिकॉर्न। ठीक है, मतलब एक सींग वाला घोड़ा सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे स्टार बना के पॉइंट लिख दिया है, या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वाइबा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो वन हॉर्न यूनिकॉर्न वाज मोस्ट वर्शिप्ड
ऑन दैट टाइम, यानी उस समय में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला जानवर कौन सा माना गया दोस्तों? एक सींग वाला घोड़ा माना गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके वर्शिप्ड लाइफ में, ठीक है, इनके मतलब बिलीव में, तो आम तौर पे टोटली बिलीव्ड किस में करते थे? नेचर में ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। तो दे टोटली बिलीव्ड इन वर्शिप्ड इन नेचर। आम तौर पे ये नेचर को पूजते थे, नेचर में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब विश्वास देखा गया है, ऐसा हमें कुछ एविडेंस से पता चलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो ये इनका मतलब बिलीव और एक्शंस हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में, वो है दोस्तों मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। यानी जो मोहनजोदारो जो शहर जो हमें मिला है एविडेंस मतलब सर्वे में, ये जो मोहनजोदारो जो शहर है, ठीक है, ये पूरी तरह से एक प्लान्ड सिटी माना गया और पूरी तरह से अर्बनाइज्ड सिटी माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब जो टाउन्स पाए गए हैं, आम तौर पे जो टाउन्स का जो डिवीज़न है वो दो तरह से पाया गया है। यानी जो टाउन्स का जो फोर्टिफिकेशन या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर वहाँ पे जो घर पाए गए हैं या जो शहर दो हिस्सों में पाए गए, ठीक है। पहले पार्ट को बोला गया है अपर पार्ट और दूसरा पार्ट है दोस्तों यहाँ पे लोअर पार्ट। अगर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो अपर पार्ट जो है मोहनजोदारो का शहर का, वो थोड़े से क्या है ऊंचाई पे है, और इनके कंपैरिजन में जो लोअर पार्ट जो है शहर का है वो थोड़ा सा क्या है नीचे है। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों में। और ओवरऑल अगर घर की बात करें, वहाँ के स्ट्रक्चर की बात करें, तो लगभग क्या पाए गए हैं, सेम पाए गए हैं। हाँ, जो अपर पार्ट जो शहर जो मोहनजोदारो का जो अपर पार्ट जो पाया गया है उसको बोला जाता है सीटाडेल बोला जाता था। सीटाडेल का मतलब यहाँ पे है कि जो अपर ऊंचाई पे जो घर बने हैं, ठीक है, और ऊंचाई पे जो घर वगैरह जो बनाए गए हैं उनको क्या बोला गया है, सीटाडेल बोला गया। और आम तौर पे ये जो सीटाडेल है ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू लोअर पार्ट जो शहर का माना गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस भी पाया गया अपर पार्ट और लोअर पार्ट के शहरों में। अपर पार्ट में मोस्टली कौन से लोग रहते थे? रिच पीपल्स रहते होंगे, हाई क्लास के लोग रहते होंगे, ठीक है। और लोअर पार्ट में कौन लोग रहते थे? आम व्यक्ति रहते थे, यानी कॉमन पीपल या फिर लोअर क्लास के लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अगर हम सीटाडेल की बात करें यानी अपर पार्ट की, तो आम तौर पर ये थोड़ी सी ऊँचाई पे है एज़ कम्पेयर टू लोअर पार्ट जो मोहनजोदारो का है, ठीक है। और जो अपर पार्ट में जितने भी घर पाए गए हैं या हाउसेस पाए गए, उनके चारों ओर एक खास तरह की बाउंड्री भी मिली है। और लोअर पार्ट यानी बाकी शहरों के मुकाबले ये जो सीटाडेल है थोड़े से क्या है ऊंचाई पे मिले हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, इन दिस सिविलाइजेशन वी फाउंड द बंट ब्रिक्स। और सर्वे के दौरान यानी इस सभ्यता में हमें कुछ खास तरह की ईंटें भी मिली हुई, यानी एक तरह से कह सकते हैं बंट ईंट मिली हुई है। अगर हम इन ईंटों की क्वालिटी की अगर बात करें तो आम तौर पे क्वालिटी में बिल्कुल मैच करते हैं आज की तरह की ईंटों का, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि आज की ईंटों के मुकाबले थोड़ा सा ये साइज में बड़े पाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनके डायमेंशन की बात करें कि इन ईंटों का मतलब डायमेंशन क्या है, तो वो डायमेंशन क्या है दोस्तों 4:2:1 रेशो में पाए गए हैं। इसका जो डायमेंशन ईंटों का जो पाया गया है, ठीक है। दूसरा जो हमें एविडेंस मिला है, अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितने भी शहर पाए गए हैं, या फिर हम बात करें मोहनजोदारो अगर शहर की बात करें, तो ये एक तरह से प्रॉपर सिस्टमाइज तरीके से मतलब इस शहर का प्लान स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी पूरे के पूरे शहर में हमें ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि पानी का निकास के संसाधन इनके पास अच्छे अवेलेबल रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला। हर घर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है, पूरे के पूरे शहर में एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो घरों का जो निर्माण होता था या फिर जब ये कंस्ट्रक्शन करते थे, तो जो वो कंस्ट्रक्शन करते थे ये नहीं कि सीधा मतलब लोग बस गए या घर बनाने, नहीं, ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये क्या करते थे, शहर का निर्माण करते थे। जैसे पहले वो स्ट्रीट्स बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करते थे और पानी के निकास का संसाधन तैयार करते थे, उसके बाद हाउसेस वगैरह का कंस्ट्रक्शन चलता था। दैट्स वाई हम कह सकते हैं, आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि मोहनजोदारो
अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, यानी जो मोहनजोदारो एक पूरी तरह से एक मतलब कह सकते हैं कि सिस्टमाइज तरीके से प्लान्ड अर्बन सेंटर के तौर पे देखा गया है, और हमें सर्वे में भी एविडेंस के तौर पे भी ऐसा मिला हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इस सिविलाइजेशन में जो भी घर बना है, जो भी शहरों का निर्माण होता था, वो एक खास सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट था, दैट इज़ कोल्ड ग्रिड सिस्टम। आमतौर पे जितने भी शहरों का निर्माण हुआ है दोस्तों इस सिविलाइजेशन में, जिन जिन घरों का निर्माण या फिर कॉलोनी जो बसाई गई है या बसाए जाते थे, ठीक है, वो आम तौर पे कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करते थे? ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते। अभी ग्रिड सिस्टम क्या होता है देखिए, ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि सबसे पहले ये रोडों का निर्माण कर देते थे, स्ट्रीट्स गली मोहल्लों का इस्तेमाल मतलब बना देते थे, कंस्ट्रक्शन कर देते थे, और आम तौर पे जितने भी सड़कें बनाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर एविडेंस के तौर पे जो हमें मिला हुआ है, तो जो भी मतलब शहरों का जो निर्माण है, ठीक है, और जो रोड वगैरह जो बनाए गए वो बिल्कुल 90 डिग्री के बेसिस पे बनाए गए हैं। यानी जो भी सड़क वहाँ पे हमें मतलब रोड सिस्टम जो हमें मैप मिला हुआ है वो किस मतलब कैसे है, बिल्कुल 90 डिग्री के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो इस तरह से मतलब वो ग्रिड सिस्टम इसको कहते हैं, जिसके बिहार पे बनाया जाता है। और इसको क्या किया गया है, फिर उसके बाद जैसे ब्लॉक में बांटा जाता था, यानी सबसे पहले रोड वगैरह का निर्माण होता था, और आमतौर पर जितनी भी रोड सड़कें जो पाई गई हैं वो सब कुछ 90 डिग्री के बेसिस पे पाई गई हैं। और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यानी पहले रोडों का निर्माण होता है, ठीक है, और ये रोड किस डिग्री पे पाए गए हैं? 90 डिग्री पाए गए, और फिर उसके बाद अलग अलग ब्लॉक्स में इसको बांट दिया है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये ए ब्लॉक हो गया, ये बी ब्लॉक हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के सिस्टम का वो क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, यानी हाउसेस इन ब्लॉक्स। तो आमतौर पे जो घर भी हमें देखने को मिले हैं वो ब्लॉक सिस्टम में देखने को मिले हैं, और इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और देखेंगे उनका राइटिंग कल्चर कैसा था। साथ ही साथ कुछ सील्स एंड सीलिंग्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनका व्यापारिक सिस्टम कैसा था, ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।